नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ खान नॉलेज विद आरिफ चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके परिवार में भी सभी अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है जो कि हाई स्कूल की है वो अच्छी चल रही होगी बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए। ठीक है, तो जो हमारी मैथ की क्लासेस हैं लगभग 2 क्लास हो भी चुकी हैं हाई स्कूल की और उसी सीरीज़ में आज हम आगे पढ़ाएंगे। तो 2 सीरीज़ के अंदर हमने क्या कराया था, जो क्लास हुई थी हमारी पहली क्लास के अंदर मैंने अंक संख्याओं के बीच अंक और संख्याओं के बीच में डिफरेंस बताया था कि डिजिट क्या होती है, नंबर क्या होते हैं। फिर संख्याओं के टाइप, जो संख्या कितने प्रकार की होती हैं, जिसके अंदर वास्तविक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, इस तरीके की संख्याएं आपको बताई थी। फिर सेकंड क्लास भी हमारी इसी के यानी इसी टॉपिक के ऊपर थी सेकंड क्लास भी हमारी, जिसके अंदर मैंने संख्याओं के बारे में ही बताया था। तो जो लास्ट क्लास थी वहाँ पे हमने परिमेय संख्याओं तक जो कर लिया था, टॉपिक कंप्लीट हो चुका था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं के बारे में मैंने बता दिया था। यानी अपरिमेय को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, वहीं से क्लास को लिंक करते हैं। ठीक है, और फिर उसको क्लास को आगे लेके चलते हैं। चलो जी, शुरू करते हैं अपरिमेय संख्याओं से कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। अच्छा, एक मैंने लिखाया था आपको भाज्य संख्या, एक आपको मैंने भाज्य संख्या लिखाया था, भाज्य संख्या। इसको डिविजिबल नंबर भी बोल सकते हैं, या इसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है कंपोजिट नंबर। ये ध्यान रखना, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर भी इसको बोला जाता है। अधिकतर जो आएगा आपको कंपोजिट नंबर करके ही आता है। भाज्य संख्या को इंग्लिश के अंदर क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर। इस चीज का आपको जरा ध्यान रखना है। अब बात आ जाती है फिर अपरिमेय संख्याओं पर। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, किस तरीके की होती हैं, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। इसको कर देता हूँ रफ। अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं के बारे में मैंने कुछ बताया था। परिमेय संख्याओं के बारे में मैंने बताया था कि जो संख्याएं P अपॉन Q के रूप की हो, जो संख्याएं P अपॉन Q के रूप की, ये परिमेय संख्याओं के बारे में बात कर रहा हूं मैं, अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात नहीं कर रहा। जो संख्याएं P अपॉन Q के रूप की हो, P अपॉन Q के रूप की हो और Q इज नॉट इक्वल टू क्या हो, जीरो। Q इज नॉट इक्वल टू क्या हो, जीरो। यानी Q का मान जीरो नहीं हो सकता, Q का मान जीरो नहीं हो सकता। अगर Q का मान जीरो हो गया तो वो कौन से में चली जाएगी, वो अपरिमेय संख्याओं में चली जाती है। ठीक है, ये सिर्फ मैं परिमेय संख्याओं के बारे में बात कर रहा हूँ। परिमेय संख्याओं के बारे में ही मैंने पिछली बार बात की थी। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या देखो, परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। उनको छांट लो जो उसके अंदर परिमेय है, तो जो बाकी बचेंगी वो कौन सी होंगी, अपरिमेय। अब अपरिमेय जो P अपॉन, सीधी सी लैंग्वेज ये होगी, जो P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, जो P अपॉन Q की, जो P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। जो संख्याएं P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, नहीं लिखी जा सकती, जिसके अंदर क्या आता है, पाई। पाई जो है कैसी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या। पाई कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। 9th क्लास में खूब पढ़ा होगा। 3.14 भी बोलते हैं, वर्ण क्या बोलते हैं, 22/7, वहीं से ही आता है। तो 22/7 कैसी संख्या, वो परिमेय संख्या है। ये ध्यान रखना, पाई के इसके अंदर बहुत डाउट होते हैं। पाई की ये जो पाई है ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, वो कैसी संख्या है, वो एक परिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, ये P अपॉन Q जो कंडीशन बताई है मैंने, P अपॉन Q की, P अपॉन Q की जो कंडीशन बताई है उसको सेटिस्फाई करती है, उसको संतुष्ट करती है। देखो भाई, P भी है, हाँ जी है, Q भी है, बिल्कुल है, और Q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। यानी Q जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं है जी Q जीरो।
ठीक है, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, फिर तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी ना। तो 22/7 कैसी संख्या है, वो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई कैसी संख्या है, वो आपकी अपरिमेय संख्या है। इस चीज का ध्यान रखना है। अब कुछ नंबर होते हैं जो आपके वर्गमूल से बाहर नहीं आते, यानी स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आते, उनको भी क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, इसको रफ कर देता हूं। मान लो √1 है, क्या है, √1। अब 1 के ऊपर कितनी तो पावर लगा लो और कितने इसके ऊपर रूट या क्यूब रूट लगा लो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 की वैल्यू वही होती है, चाहे उसके ऊपर पावर भी कितनी लगा लो, चाहे उसके ऊपर रूट भी कितना लगा लो। इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्गमूल। क्या बोलते हैं इसको, वर्गमूल। इसको बोलते हैं वर्गमूल, इसको वर्गमूल बोलते हैं, इसको वर्गमूल बोलते हैं। और इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर रूट। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, स्क्वायर रूट। इस चीज का ध्यान रखना है। हिंदी में बोलते हैं हम इसको वर्गमूल, और इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं हम इसको, स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो रूट वैल्यू, √1 जो है, 1 के ऊपर चाहे कितनी पावर लगा लो, चाहे उसके ऊपर कितने रूट लगा लो, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है मेरे भाई, तो √1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। √1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी। तो 1 जो है वो कैसी संख्या है, अपरिमेय में तो नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर मैंने इसके बटे में 1 रख लिया, सिंगल जो नंबर होते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं को कह सकते हैं परिमेय संख्याएं हैं। क्यों क्यों कह सकते हैं, पूर्ण संख्याएं भी सारी की सारी क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, तो ये क्या है, 1/1 क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या होगी। बात और की करते हैं, जो रूट से पूरा पूरा बाहर निकल जाता है वो सभी क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। पाई कैसी है, अपरिमेय। इसको ध्यान रखना, पाई के बारे में पूछ लिया करता है वो। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं और एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं और संख्याएं किस तरीके की होंगी, इसको रफ कर देते हैं। अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, बात करते हैं √2 के बारे में, बात करते हैं। सबसे पहले √16 के बारे में, √4 के बारे में बात करेंगे, उससे कुछ समझ में आएगा आपको। जैसे √4 है, क्या है, √4, इसको बोलते हैं √4 या वर्गमूल 4। √4 बोलते हैं, अंडर रूट यानी रूट के अंडर है ये, तो √4 है अंडर रूट, ये अंडर रूट, इसको बोलते हैं अंडर रूट, यानी रूट के अंदर है। रूट के अंदर कितना है, 4। अगर ये पूरा पूरा बाहर निकल गया तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। अगर नहीं निकला तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या। देखते हैं किस तरीके से निकलता है। इसके हम फैक्टर तोड़ते हैं, इसके गुणनखंड तोड़ते हैं। किस तरीके से, 2 × 2, 2 दूनी 4, यानी अगर टूट रहा है तो तोड़ के देखो उसको, कैसे टूट रहा हो तोड़ लो उसको। क्या करा मैंने, 4 को कैसे तोड़ लिया, 2 × 2, 2 दूनी 4, यानी मान यही होना चाहिए, ये नहीं हो कि ये 4 है ये 8 हो जाए ना, इस तरीके से नहीं करना, दोनों तरफ साइड में मान वही होना चाहिए। √4 है तो क्या करोगे, 2 × 2। अब इसके अंदर एक खास तरीका होता है जो इससे बाहर निकलता है, वो वही निकलता है जिसके नंबर का जोड़ा हो। जैसे 2 है और दूसरा भी 2 है, तो इनका क्या हुआ, ये जोड़ा हो गया। ये क्या हुआ, इनका पेयर हो गया, एक जोड़ा हो गया। पेयर बोलते हैं इंग्लिश के अंदर जोड़े को। ठीक है, ये क्या हुआ, जोड़ा। तो अब ये जो जोड़ा है, इनमें से सिर्फ एक ही बाहर निकलेगा, यानी क्या बाहर निकलेगा, 2। तो √4 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो वो पूछ सकता है डायरेक्टली, √4 कैसी संख्या, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। आपको पता है √4 से बाहर निकल के कितना आता है, 2। तो कैसी संख्या है √4, वो एक परिमेय संख्या है। और के बारे में बात करते हैं, ये जोड़े के बारे में बात कर लेते हैं कैसे निकलता है। मान लो 2 × 2 × 3 × 2 × 3, इस तरीके से है, इस तरीके से है। तो आप क्या बनाओगे, जोड़े बनाओगे। भाई 3 का भी जोड़ा है, ठीक है, 2 का भी जोड़ा, एक सिंगल बच गया, एक सिंगल इसके अंदर बच गया। ठीक है, मान लो क्या था, 2 दूनी 4 तिया, 12 दूनी 24 तिया 72, ये √72 था मान लिया हमने। तो √72 को ऐसी तो तोड़ोगे 2 3 के रूप में, अधिकतर छोटों से ही तोड़ के चलना, एक को छोड़कर। ठीक है, कभी एक के अंदर तोड़ना शुरू कर दो, एक के अंदर नहीं टूटती है संख्या। तो क्या है, 2 × 2 × 3 × 2 × 3, तो 3 का भी पेयर, तो एक तो 3 बाहर आ गया, यानी 3 का भी जोड़ा है तो एक 3 बाहर आ गया। 2 का भी जोड़ा, चाहे वो इसके साथ बना लो, इसके साथ बनेगा एक ही जोड़ा, तो 2 भी एक बाहर आ जाएगा। फिर रूट के अंदर क्या बच जाएगा, रूट के अंदर एक 2 बच जाएगा, उसको रूट के अंदर ही लिख देंगे। तो 3 दूनी 6, 6 √2 क्या आएगा, 6 √2, जो कि कंप्लीट बाहर नहीं निकला है। रूट से पूरा पूरा बाहर थोड़ी ना निकला है। अगर रूट से पूरा पूरा ये बाहर निकल जाता तो ये कैसी संख्या हो जाती, ये परिमेय संख्या हो जाती। लेकिन रूट से पूरा पूरा बाहर नहीं निकला है, तो ये कैसी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। और संख्याओं के बारे में बात करते हैं, और संख्याएं कौन सी है, इसको रफ कर देता हूं मैं।
अब बात करेंगे सभी संख्याओं के बारे में। नोट 7 के साथ बना के चलना मेरे भाई। √1 1, यही तो होता है √1 की वैल्यू। √2, अब √2 को तोड़ो, कैसे तोड़ोगे? √2 को किस तरीके से आप तोड़ सकते हो? √2 को नहीं तोड़ा जा सकता, 1 गुना 1 भी करोगे तब भी 1 ही आएगा। तो √2 को जब नहीं तोड़ा जा सकता तो इसका आंसर जो होगा, तो √2 को किस तरीके से निकाल सकते? इसको निकाला नहीं जा सकता। कैसे करोगे? फैक्टरी तो करने होते हैं, गुणनखंडी तो करने होते हैं, कैसे करोगे बताओ? 1 दूनी 2, और मैंने बता दिया 1 में तो तोड़ना ही नहीं है, तो 1 का तो यूज ही नहीं करना, तो कैसे तोड़ सकते हो? नहीं टूट सकता, ये नहीं टूट सकता, ठीक है। तो जब नहीं टूट सकता तो क्या करोगे? ये बाहर नहीं निकल के आएगा, और पॉइंटों के अंदर भी नहीं तोड़ना है, ध्यान रखना। कभी थोड़ा दिमाग दिखाओ इसके अंदर, 0.5 गुना 4 कर दो, तो पॉइंटों के अंदर भी नहीं तोड़ना है इसको, ठीक है। इसको कंप्लीटली तोड़ना है। तो √2 को जब तोड़ेंगे तो वो नहीं टूटता, तो जब नहीं टूटने का तो कैसी संख्या हो जाएगी? ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये इसी से बाहर नहीं निकलेगी। और ये कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या। ये कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या है। बात करते हैं √3 की। √3 को तोड़ के दिखाओ जी महाशय, किस तरीके से तोड़ोगे? √3 को भी नहीं तोड़ा जा सकता, यानी तोड़ नहीं सकते, तो निकाल लोगे किस तरीके से? तोड़ने के यानी निकालने के लिए तो पहले फैक्टर करने पड़ेंगे, फिर उसके जोड़े बनाने पड़ेंगे। जब ये टूट ही नहीं रहा है तो जोड़े कहां से बनेंगे? तो √3 को भी बाहर नहीं निकाला जा सकता। जब √3 भी नहीं बाहर निकलेगा तो ये भी कैसी संख्या हो जाएगी? ये भी आपकी अपरिमेय संख्या होगी मेरे भाई। कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय। बात करते हैं √4। अभी आपके सामने करा था, कैसे तोड़ सकते हैं? √2 गुना 2, अभी इसका जोड़ा बन गया, तो जब बाहर निकल के आएगा वो कितना होगा? 2। तो ये कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। तो √4 को क्या बोल सकते हैं? √4 को परिमेय संख्या बोल सकते हैं। बात करते हैं √5 की। √5 को भी बाहर नहीं निकाला जा सकता। बताओ निकाल लो, किस तरीके से निकाल लोगे? नहीं निकाला जा सकता ना, 2 3 6 ज्यादा हो जाएगा, कम तो आ ही नहीं रहा है ना, टूट ही नहीं रहा है, पॉइंट के अंदर नहीं तोड़ना है। तो √5 क्या होगी? अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। √5 कैसी संख्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बात करते हैं √6 की। सीधी सी बात है, अगर करोगे तो 2 गुना 3 कर सकते हो। अब जब इसके जोड़े ही नहीं बन रहे भाई, 2 भी होना चाहिए था, 3 भी होना चाहिए था, ना 2 बाहर निकलेगा ना 3 बाहर निकलेगा, यानी जोड़े का मतलब एक सी संख्या होनी चाहिए। भाई जब आप कहीं पे दुकान पे जूते लेने जाते हो तो आप एक जोड़ी जूते जो लोगे तो वो एक से ही तो लोगे ना, दोनों के दोनों, या ऐसा करोगे कि एक आपने किसी और कंपनी का ले लिया, एक किसी और कंपनी का ले लिया, इस तरीके से थोड़ी ना लेते हो। तो यानी जो जोड़े होंगे वो सेम संख्याओं के होंगे ना, तो जो जोड़े होंगे वो 2 का ही होगा। 2 गुना 2 या 3 गुना 3 या 4 गुना 4 ऐसी तो होंगे। यहाँ संख्या एक 2 आ गई, एक 3 आ गई, इसके अलावा कोई बैठ ही नहीं रही है, तो इसको बाहर नहीं निकाला जा सकता। जब बाहर नहीं निकलेगा √6, तो फिर कैसी संख्या होगी? वो एक अपरिमेय संख्या होगी। वो कैसी संख्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। अब इसी तरीके से √7 को भी लो, वो भी कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। वो भी कैसी होगी? अपरिमेय संख्या। √8, एक बात करते हैं √9 की, एक और ले लेते हैं। √9 को कैसे लिख सकते हैं? √9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, ये लिख सकते हैं ना। √9 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3, और आपको पता है ये 3 का जोड़ा बन गया। अब जब जोड़ा बन गया बाहर निकल के कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। जब जोड़ा बना तो बाहर निकल के कितना आएगा? 3। तो 3 कैसी संख्या है? 3 एक परिमेय संख्या होती है। 3 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के रूप को मैंने एक ही बात बताया है कि P/Q के रूप की जो संख्या ना हो उसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, जिसके अंदर पाई भी और ये रूट वाले भी हैं, यही होते हैं मैक्सिमम। यहीं से ही क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। बात करते हैं अब अगली संख्या वास्तविक संख्याओं के बारे में, कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इसको रफ कर देते हैं। मेरे भाई मेहनत काफ़ी अच्छी तरीके से करनी है, ये ध्यान रखना है आपको। जब भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, जब मेहनत अच्छी तरीके से करोगे, बगैर मेहनत के कोई सफलता नहीं मिलने वाली, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर हाई स्कूल में भी अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, मैथ में हमारा टारगेट 100/100 होना चाहिए, कि 100 में से 100 हमें नंबर लेके आने हैं मैथ के अंदर, ये ध्यान रखना है आपको। आ जाएंगे, कोई हार्ड बात नहीं है, आराम से आ जाते हैं, लेकिन आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा, कंटिन्यू आपको क्लास लेनी पड़ेगी। अगर कंटिन्यू क्लास ले रहे हो आप तो आपके नंबर आ सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि 100 नहीं आ सकते मैथ के अंदर। मैथ के अंदर 100 आ जाते हैं, ठीक है, और के अंदर तो नहीं आते। जैसे हिंदी हुआ वहाँ पे तो नंबर कटते हैं, लेकिन मैथ के अंदर कोई नंबर नहीं कटता आपका। अगर आपने सही किया है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आपको फॉर्मूलों पे भी ध्यान देना है, और आपको अभी तो फॉर्मूला लिखा ही नहीं है, अब आने वाला है फॉर्मूला, अभी तो एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं हुई है ना, तो अभी फॉर्मूला आएगा।
जब फॉर्मूला आएगा तो फॉर्मूलों पे भी ध्यान देना है, ठीक है, फॉर्मूले भी याद रखने हैं। और जो रोज टॉपिक करा रहा हूं उसकी प्रैक्टिस रोज करो मेरे भाई। अब पढ़ने का तरीका क्या है, देखो जैसे हम संडे के अंदर हमारी क्लास नहीं होती, अभी तो खैर गैप ज्यादा हो गया था, लेकिन संडे के अंदर हमारा ऑफ रहेगा। संडे के अंदर जब ऑफ रहता है तो जितना आपने एक हफ्ते में पढ़ा संडे में उसको रिवाइज करो, ठीक है, जो भी 2 घंटे लगते हैं 3 घंटे लगते हैं, और साथ के साथ भी रिवाइज करके चला करो। जैसे आज की क्लास हुई, आज की क्लास पढ़ी और उसको रिवाइज कर ली, ठीक है, तो आज पढ़ी और रिवाइज कर ली 2 बार, और एक संडे में हो जाएगी 3 बार, और एक मंथ में कर लिया करो, ठीक है, तो फिर आप भूलोगे नहीं और प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है, और आपकी कैलकुलेशन पे भी आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए मैंने बता रखा है 25 तक टेबल याद कर लो, हो जाएगा आराम से, ठीक है। 25 तक टेबल याद करोगे तो उससे कैलकुलेशन क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। चलो जी, बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं, जो चैप्टर का नाम है वो आया है टॉपिक अब, वास्तविक संख्याएं होती क्या है उनके बारे में बात करेंगे। वास्तविक संख्याएं, इनको बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। इंग्लिश में भी साथ के साथ लेके चलेंगे, ठीक है, जिससे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के दोनों बच्चे कवर कर सके। रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। अभी मैंने पढ़ाया था आपको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों कराया था। तो रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, प्लस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस के अपरिमेय संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। इनको क्या बोलते हैं हम, वास्तविक संख्याएं, इनको ही बोला जाता है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है ना। यानी वास्तविक परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इनका एक ग्रुप लिख देता हूं मैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो। कौन सा ग्रुप होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं, यानी एक सेट बना लेते हैं। कौन कौन सी हो सकती है भाई, 0/1 भी हो सकती है, ठीक है, -1/2 भी हो सकती है, -5/7 भी हो सकती है, जी हो सकती है बिल्कुल। 0 P जो है वो 0 हो सकता है, क्यों कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी 0 ऊपर आ सकता है, नीचे नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। आपको मैंने बताया था क्लास के अंदर जब परिमेय संख्या कराई थी। तो और भी हो सकते हैं, क्या हो सकता है, 22/7 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, √6 भी हो सकता है, ठीक है, माइनस का √6 भी हो सकता है। माइनस बाहर हो सकता है, अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि जब माइनस रूट के अंदर आ जाएगा वो संख्या इमेजिनरी हो जाती है, काल्पनिक हो जाती है, उसकी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं हम, ठीक है। तो रूट के अंदर माइनस नहीं आएगा आपका इसके अंदर, ये ध्यान रखना। 0/1, माइनस के 1/2, माइनस के 5/7, ये कुछ एग्जाम्पल है, यानी पाई √6, माइनस के √6, इस तरीके से। √4 भी लिख लो चलो इसके अंदर। तो माइनस प्लस इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता, इफेक्ट क्या डालेगा, P/Q का रूप, ये ध्यान रखना है। तो वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, इट्स कॉल्ड आपका रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का क्या होता है, एक समुच्चय होता है, ये ध्यान आपको रखना है। तो आपका जो संख्याएं थी वो आपकी कंप्लीट करा दी मैंने। अब तक क्या क्या कराया है, पहली क्लास के अंदर जो कराया था मैंने वो कराया था अंक, और मैं साथ के साथ रिपीट करता हूँ जिससे बच्चे के याद रहे कि हमने पढ़ा क्या है, ठीक है। तो पहली क्लास में जो कराया था मैंने, कराया था कि अंक क्या है और संख्या क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस बताया था। फिर संख्याओं के प्रकार बताने शुरू किए थे। संख्याओं के जब प्रकार मैंने बताए थे उसके अंदर सबसे पहला जो प्रकार था, पहला जो टाइप था वो था आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं के बाद जो कराई थी मैंने वो कराई थी आपकी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं के बाद जो कराया था वो कराया था पूर्णांक। पूर्णांक के बाद सम संख्या, विषम संख्या, उसके बाद भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्याएं, ठीक है, ये कराई थी। उसके बाद परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और आज कौन सी कराई है, अपरिमेय और वास्तविक, ठीक है। इतनी ही संख्या होती है, इन्हीं के बारे में बात करेगा आपके जो एग्जाम में होगा, अगर पूछता है तो इन्हीं के बारे में पूछेगा, इससे बाहर कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। ये आपके कंपटीशन लेवल तक हो रहा है कंप्लीट, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, मेहनत करनी है अच्छी तरीके से। तो आपकी वास्तविक संख्या तक आज मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब बात करते हैं चैप्टर की, कि चैप्टर किस तरीके से करना है,
क्या है उसके अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। अब ध्यान से समझना है आपको, इसको रफ कर रहा हूं मैं, इसको रफ कर रहा हूं। फर्स्ट चैप्टर जो है इस मैथ के अंदर, हाई स्कूल के अंदर, वो है आपका वास्तविक संख्याएं। कौन सा है? वास्तविक संख्याएं। अगर मैं डायरेक्टली कराना शुरू करता तो आपको पता नहीं लगता कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्याएं आपका पहला चैप्टर है, वास्तविक संख्याएं। अब आपके दिमाग में एक इमेज आ रही होगी कि वास्तविक संख्याएं कौन सी हो सकती हैं। परी में भी हो सकती हैं, अपरी में भी हो सकती हैं, प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती हैं। तो वास्तविक संख्याएं के बारे में आपको पता है, क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, इसको बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। है क्या इसके अंदर भी वास्तविक संख्याएं जब चलेगी, उसके अंदर भी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आपका एचसीएफ के ऊपर है। एचसीएफ मतलब मैस है, मैस मतलब महत्तम समापवर्तक। है क्या, किस तरीके से होता है? मैसे आपने पढ़ रखा है, ऐसी बात नहीं है कि मैसे के बारे में आप नहीं जानते। भाग विधि से आपने काफी सोल्व किया है कि किस तरीके से भाग विधि से मैसे निकाला जाता है। मैसे जो होता है, देखो 2 नंबर है मान लो, पहले मैसे के बारे में ही बात कर लेते हैं। मैसे होता क्या है? एलसीएम और एचसीएफ के बारे में अलग अलग बात करेंगे कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, बात करते हैं। एक संख्या है 12 और एक संख्या क्या है? 18। एक संख्या कितनी है? 12 और एक संख्या क्या है? 18। अब किसी ने कह दिया कि इसका एचसीएफ फाइंड आउट करो और इसका एलसीएम फाइंड आउट करो। एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। और एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तीय, लघुत्तम समापवर्तीय, लघुत्तम समापवर्तीय। ये चीज होते हैं एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। इनकी जरूरत क्या है, किस तरीके से निकालना है, सबसे पहले तो ये सीख लीजिए एचसीएफ क्या होता है, क्योंकि एचसीएफ के अंदर ही क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसके अंदर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूज करेंगे, ठीक है। और प्रमेयिका कौन सी लगेगी? हमारी यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, ठीक है, जिसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हिंदी के अंदर, ये यूज होगी। तो सबसे पहले डीपली, बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल डीपली पढ़ना, एक पॉइंट क्लियर करना है। एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है? देखो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ऐसी संख्या होगी बड़ी से बड़ी, क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम, तो ऐसी संख्या होगी बड़ी से बड़ी जो इन दोनों को काट दे। ऐसी संख्या होगी बड़ी से बड़ी, भाई बहुत सी संख्या होगी जो 12 और 18 को काटेगी, 2 भी है 3 भी है, ठीक है ना, बहुत सी संख्या होगी जो इसको काटेगी, इसको 12 और 18 को। हमें सबसे बड़े वाली संख्या लेनी है, किसके लिए? अगर एचसीएफ निकालना है, अगर एचसीएफ निकालना है। मैं आपको बता रहा हूं एचसीएफ है क्या और एलसीएम है क्या। पहले एचसीएफ और एलसीएम का पता होना चाहिए ना। मान लो मैं तो ये मान के चल रहा हूं तुमने 9th क्लास में पढ़ा ही नहीं कुछ मेरे भाई, ठीक है, तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैं तो ऐसा मान के चल रहा हूं, तब इतना जीरो से चल रहा हूं मैं। तो मैंने क्या मान लिया, कोई संख्या है 12 और 18 और इनका क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को काट दे, जो दी हुई संख्याओं को काट दे, यानी जो क्वेश्चन में दे रखी हैं उनको काट दे, और बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। बड़ी से बड़ी का मतलब क्या है? देखो 12 और 18 2 से कटेंगी, 2 से कटेगी ना, 2 छिका 12 और 2 नीम 18 कटेगी 2 से। क्या इससे भी बड़ी है कोई संख्या जो इन दोनों को काट दे? आप क्या कहोगे? जी बिल्कुल है। कौन सी? 3 है जी, 3 से कट जाएगी, 3 चौक 12 और 3 छंग 18। मैं कहूंगा ठीक है जी, 3 से भी कट रही है। क्या 3 से भी बड़ी कोई ऐसी संख्या है जिससे दोनों कट जाएं? चेक करते हैं भाई, 4 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा, दोनों कटने चाहिए ना। बात क्या है? दोनों कटे तभी तो एचसीएफ और एलसीएम का मतलब ही यही होता है, जितनी संख्या दी हुई है सारी की सारी कटनी चाहिए उसी नंबर से, ठीक है ना। चलो जी, 2 से कट रही है सारी की सारी, क्या इससे भी बड़ा संख्या? क्योंकि बड़ी से बड़ी लेते हैं, बड़ी से बड़ी। एचसीएफ के अंदर एचसीएफ का मतलब ही हाईएस्ट होता है, महत्तम होता है, महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। तो एचसीएफ के अंदर 2 से देखा काट के जी कट रहा है, ये तो ठीक है, दोनों कट रहे हैं। 3 से काट के देखा जी कट रहे हैं, तो 3 से बड़ी भी हो सकती है, 4 से तो नहीं कटने का, 5 6 से भी कट रही है जी। आप क्या कहोगे? 6 से भी कट रही है। क्या? 6 दूनी 12 और 36 18। अब 6 से ऊपर कोई संख्या ऐसी नहीं है जो इन दोनों को काट दे।
अब तुम कहोगे जी ये तो 6 से कट रहा है, ये 9 से। मेरे भाई अलग अलग नहीं काटना होता, काटना एक ही संख्या से होता है। जैसे फ्रैक्शन करते हो ना आप, जैसे 12/18 करा आपने, तो आप किससे काटोगे? या तो 3 से काटोगे, ठीक है, या फिर 6 से काट दोगे। 6 दूनी 12 और 6 18। मान लो आप डायरेक्टली भी नहीं काटते, 12/18 है तो 2 से काटोगे ना, 2 छिका 12 और 2 नीम 18, तो 2 से तो कट लिया एक बार। अब काटोगे आप 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3 ला दोगे, यहाँ भी 2/3, यहाँ भी 2/3, यहाँ 2 से कट्टा, फिर यहाँ 3 से कट्टा, तो 2 तिया 6। तो यही तो 6 तो छुपा हुआ था इसके अंदर, वही तो बाहर निकाल दिया आपने, उसी को तो बोलते हैं एचसीएफ, ठीक है। तो दोनों को एक ही नंबर से काटते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना कि अलग अलग नंबर से काटते हैं। अगर अलग अलग नंबर से काट रहे हो तो गलत कर रहे हो, आज ध्यान रखना, ठीक है। ये फॉर्मूला गलत है, मैथ के अंदर इस तरीके से नहीं किया जाता। एक ही नंबर से कटेंगे दोनों के दोनों, फ्रैक्शन के अंदर भी और यहाँ भी एचसीएफ के अंदर भी। तो एचसीएफ के अंदर जब 2 से कट्टा तो इससे भी कट गया, 3 से भी डिवाइड हो गया, 6 से। लेकिन हमने एक ध्यान दिया, एक बात यहाँ पे आई कि 6 से कोई भी ऐसी बड़ी संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट दे। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 6, जो इन दोनों संख्याओं को काट पा रही है। तो बड़ी से बड़ी ही संख्या जो इन दोनों संख्याओं को, दी हुई संख्याओं को काट दे, वो क्या कहलाती है? एचसीएफ कहलाती है। वो क्या कहलाती है? एचसीएफ कहलाती है। तो एचसीएफ कितना है इस संख्या का? 6। यही निकालना है। लेकिन मेथड कौन सा होगा? मेथड होगा आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं हिंदी के अंदर। मेथड वो होगा, ठीक है। और रूल कौन सा होगा? प्रमेयिका कौन सी होगी, प्रमेय कौन सी होगी, फॉर्मूला कौन सा होगा, उसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये होता है। तो सीधी सी बात है, आपको पता लगा होगा कि एचसीएफ किसको बोलते हैं। बात और करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, और कौन सा हो सकता है, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूं। संख्या आपकी एक 6 है और एक आपकी 24 है। एक तो 6 दे दी मैंने, एक 24 दे दी, कह दिया एचसीएफ निकाल लो। तो आप क्या करके देखोगे? सर ये तो दोनों की दोनों, पहले तो ये 2 से कट रही हैं, ठीक है जी, मैंने कह दिया ठीक है कट रही हैं। और से कट रही है क्या? आप कहोगे जी बिल्कुल कट रही है, 3 से भी कट रही है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24। मैंने कहा ठीक है। बात करते हैं और से भी कट रही है क्या? 4 से कट रही है जी, 4 से 24 कट रही है, 6 नहीं कटती। और हम ऐसी संख्या नहीं लेते जिसमें एक संख्या कटती है, दोनों संख्या कटनी चाहिए। या तीनों दे रखे हैं तो तीनों कटनी चाहिए। भाई जरूरी नहीं है कि 2 देगा, 3 भी दे सकता है, लेकिन आपके कोर्स में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 2 के ही हैं, इसी वजह से मैं 2 संख्याओं को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो 2 भी दे सकता है, 3 भी, हर एक को काट के देखेंगे फिर, ठीक है। तो 2 हुआ, 3 हुआ, 4 से कट रही है, नहीं कट रही, 4 से 6 कटता है, सिर्फ 24 नहीं कटता। 4 से क्या कटता है? 6 कटता है, 24 नहीं कटता। तो ऐसी संख्या तो लेंगे नहीं। 5 से नहीं कटती जी, 6 से, हाँ जी 6 से कट जाता है, 6 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब ऊपर तो चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों? जब 6 से ऊपर संख्या जाएगी तो 6 तो कटने का ही नहीं है ना, और कटने दोनों चाहिए। आ रही बात समझ में? अगर मैं 6 से ऊपर 7 लूं तो 7 से बताओ 6 कैसे कटेगा? काट सकता है कोई सा ऐसा महारथी जो काट देगा? नहीं डिवाइड हो सकता, पॉइंटों में तो जाना नहीं है, ठीक है ना। तो 7 से नहीं कटने का ये। तो हम मैक्सिमम, यानी जो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों संख्याओं को काट पा रहा है, वो कौन सा है? 6। उसी को क्या बोलते हैं हम? उसी को बोलते हैं एचसीएफ। उसी को क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं। इसी का ध्यान रखना, एचसीएफ इनको बोलते हैं। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है, ठीक है। चलो जी, एलसीएम आपने खूब पढ़ा होगा, खूब करा होगा, कोई डाउट नहीं होने का उसके अंदर। एचसीएफ तो होता है मेरे भाई ये। बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है? मान लिया संख्या है 3, 6, 9, या 3 और 6 दो ही संख्या ले लेते हैं, 3, 6। अगर मैं इनका एचसीएफ पूछूं, एचसीएफ कितना होगा, आप फटाफट बता दोगे जी 3 होगा एचसीएफ, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। एचसीएफ कितना होगा जी? 3 होगा। बात करते हैं एलसीएम की। देखो जी एलसीएम, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से बड़ा होता है। एलसीएम हमेशा एचसीएफ से बड़ा होता है, यानी जो ये एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम जो है वो एचसीएफ से क्या होगा? बड़ा होगा। किस तरीके से? एचसीएफ 3 आया ना, तो एलसीएम ज्यादा आएगा इनका। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? ऐसे लिखे, फिर क्या है, इसको अलग अलग से काट सकते हैं भाई। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तब तक काटते हैं जब तक 1 ना आ जाए, तब तक काटते हैं जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है। बहुत कर रहे होंगे, कोई सिंपल है बहुत, तो 1 तो आ गया इसका, फिर इसको काटेंगे, ये तो 1 ही रहेगा, 1 एकम 1। अब जितनी भी संख्या आती है उनकी गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6। तो एलसीएम मेरे भाई कितना आया है इसका? 6 आया। एलसीएम कितना आया? 6। तो एचसीएफ से ज्यादा है नहीं है, किन्हीं भी संख्याओं का जो एलसीएम होता है उसके एचसीएफ से ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना। एलसीएम जो होता है एचसीएफ से हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा,
इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो एलसीएम क्लियर हुआ, आपका एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्लियर हुआ, एचसीएफ क्या है। बात करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं एलसीएम के ऊपर, इसको रफ कर देता हूं, साथ के साथ नोट्स बना के चलो, फायदा होगा आपको ही फायदा होगा उसका। क्वेश्चन ले लेते हैं 12 एंड 36, 12 और 36। क्वेश्चन क्या ले लिया, 12 और 36। अगर मैं इसका एलसीएम पूछूं तो क्या होगा, एचसीएफ नहीं पूछ रहा, एलसीएम। तो एलसीएम किस तरीके से निकाल लोगे, 12 लिखोगे 36, फिर काटना शुरू करोगे, काटो भाई, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, एक इधर आ गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 तिया 6, 2 निम 18, फिर किससे काटोगे, 3 से कट रहे हैं दोनों, 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये तो एक हो गया, इसे भी करो एक, 3 से कट जाएगा, ये आ गया जी। जब तक 1 1 नहीं आता तब तक डिवाइड करते हैं, जब तक 1 1 नहीं आता तब तक डिवाइड करते हैं, और जो संख्या आती है फिर उनकी गुना कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो कितना आया इसका एलसीएम, एलसीएम आया इसका 36। एलसीएम कितना आया मेरे भाई, 36। अगर एचसीएफ हम इसका करते, एचसीएफ अगर हम निकालते तो कितना आता भाई, 2 से भी ये संख्या कट जाएंगी, यानी सबसे बड़ी संख्या होती है ना, सब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे। भाई ये तो 2 से भी कट रही है, भाई ये 3 से भी कट रही है, ये 4 से भी कट रही है, 5 से तो नहीं कट रही, 6 से भी कट रही है, ठीक है, 7 से नहीं कट रही, 8 से नहीं कट रही, 9 से नहीं कट रही, 10 से नहीं कट रही, 11 से नहीं कट रही, 12 से भी कट रही है। तो 12 के बाद तो किसी से नहीं कटने की, 12 के बाद तो नहीं कटने की ना किसी से, दोनों की दोनों संख्याएं। तो क्यों नहीं कटने की, क्योंकि 12 से ऊपर लेके जाएंगे तो 12 ही नहीं कटने का, तो दोनों संख्या कटेगी कहां से। तो 12 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगी, 12 सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकती है, और बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड कर दे वो क्या कहलाती है, एचसीएफ। तो 12 क्या आया, एचसीएफ, एचसीएफ कितना आया 12। तो देखो एलसीएम आया बड़ा है, नहीं आया एचसीएफ से, एलसीएम क्या आया, बड़ा आया एचसीएफ से, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर कंपटीशन लेवल पे जाओगे तो एक पॉइंट और बता देता हूं मैं प्लस में आपको, एचसीएफ से जो है ना एलसीएम हमेशा कटता है, एलसीएम जो होगा क्या होगा, एचसीएफ से हमेशा कटेगा, देख लो एलसीएम जो होगा एचसीएफ से कट जाएगा, 12 या 36। किन्हीं भी संख्याओं का जो एचसीएफ होता है ना, एचसीएफ वो एलसीएम को पूरा पूरा भाग करता है, पूरा पूरा काटता है। कौन, एचसीएफ ही तो काटेगा, क्योंकि एचसीएफ ही तो छोटा होता है, ठीक है। तो कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपटीशन मतलब नौकरी की तैयारी करोगे आप इंटर के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, तब पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से, यानी दे देगा क्वेश्चन, किन्हीं दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो क्या है 36, निम्नलिखित में से कौन सा उनका एचसीएफ नहीं हो सकता, तेरे नहीं, यानी ऑप्शंस में दे देगा, ऑप्शन से आते हैं फिर, ठीक है। वो बात बाद की है, वो बात बाद की है, पहले आप इनको क्लियर करिए। तो एचसीएफ क्या था वो मैंने आपको क्लियर कराया कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम मैंने आपको क्लियर कराया कि एलसीएम क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की, वो क्या है, किस तरीके से है, उसके बारे में बात करेंगे। इसको रफ कर देते हैं। दो चीजें, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, बहुत अच्छी तरीके से समझना इसको, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, इंग्लिश के अंदर बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। ये है क्या, देखो ये है क्या, ये एक फॉर्मूला है, प्रमेयिका जो होता है ना एक फॉर्मूला है। दो चीज है इसके अंदर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो चीज हैं। अक्सर जो मानते हैं सब एक ही मानते हैं इसको, इसके अंदर कोई भेद, मतलब ये भेद नहीं पूछता आपसे, डिफरेंस नहीं पूछता कि अंतर क्या है, ठीक है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि दोनों अलग अलग चीज है। ये जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये आपका फॉर्मूला है, किस तरीके के,
जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं पूछने लगूं आपसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप फटाफट बताओगे जी a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab होता है। बताओगे नहीं बताओगे? तो इसी तरीके से जैसे ये फॉर्मूला है, ऐसे ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, एक फॉर्मूला है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, एक फॉर्मूला है। और फॉर्मूला क्या है उसके अंदर और किस लिए यूज होता है, अभी बताया। यूज तो एचसीएफ निकालने के लिए होगा। यूज किसके लिए होगा, एचसीएफ निकालने के लिए होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर, जहां आर की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी। बड़ी या बराबर, इन चिन्हों के बारे में बताऊंगा। आर की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, और बी से क्या होगी, वो छोटी होगी। बी से क्या होगी, वो छोटी होगी। ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, इस फॉर्मूले को यूज करके, जिस मेथड का यूज किया जाता है उसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। सीधी सी बात मैं बताता हूं, अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर रहे हो तो वो किसके अंदर यूज होता है आपका, अधिकतर किसके अंदर यूज होता है, द्विघात समीकरण के अंदर भी यूज होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, वही तो होता है द्विघात समीकरण। तो वो फॉर्मूला यूज किसके अंदर हो रहा है, द्विघात समीकरण के अंदर। इसी तरीके से ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। ये एक फॉर्मूला है, लेकिन ये क्या है, ये मेथड है करने का। ठीक है ना, ये मेथड होता है निकालने का। ये फॉर्मूला ये यूज होगा और मेथड कौन सा होगा, ये यूज होगा। ठीक है, ये चीज होती है। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर, और r की वैल्यू जो होगी वो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, और b से क्या होगी, वो छोटी होगी। अब इसके अंदर a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के यानी यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर। ये याद होना चाहिए, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर। और ये कंडीशन है क्या, r की वैल्यू 0 से क्या होगी, बड़ी या बराबर, और b से क्या होगी, छोटी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इनके जो है ये आपके जो साइन है उनके बारे में बात कर लेता हूँ। इसको रफ करता हूँ, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आज पहले इसके साइन कंप्लीट कर लेते हैं क्या होते हैं। इसको रफ कर देता हूं मैं, इसको रफ करते हैं। देखो, अगर मैं लिखता हूं इस तरीके से, सारे साइन कंप्लीट करा दूंगा, इस तरीके से लिखा है मैंने, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a बड़ा है b से, a बड़ा है b से, a बड़ा है b से, या कह सकते हैं a का मान b से ज्यादा है, a का मान b से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि a की तरफ को मुंह खुला हुआ है, a की तरफ को क्या है, मुंह खुला हुआ है, तो a बड़ा है किससे, b से, या ऐसा कह सकते हैं b छोटा है किससे, a से। बात तो एक ही है। तो पहला तो आपका ये होता है a बड़ा है b से। ठीक है ना, इनके बारे में समझो ये क्या है, इनके बारे में पता होना आपको अब जरूरी है। ठीक है, इनके बारे में नहीं पता होगा तो कुछ नहीं होने का। आगे आगे 11th क्लास में तो बहुत यूज है ना इनका, तो हम अभी से बेस बना के चलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, a बड़ा है किससे, b से। बात दूसरे की करते हैं। दूसरा क्या होगा, दूसरे के अंदर क्या है, ऐसे लिख दिया मैंने ये। तो अब क्या हो गया, अब b बड़ा है, b बड़ा है किससे, a से, b बड़ा है a से। इसका मतलब ये हुआ b बड़ा है a से, इसका मतलब ये हुआ। या कह सकते हैं a छोटा है किससे, b से, a छोटा है b से। यानी जिसकी तरफ के ये खुला होता है मुंह, उसका मतलब होता है वो बड़ा है, यानी उसका मान बड़ा है दूसरे वाले के मुकाबले। जैसे यहाँ है a बड़ा है किससे, b से, यहाँ क्या मतलब है, b बड़ा है किससे, a से। अब तीसरा आएगा, तीसरा कौन सा होगा, तीसरे के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा होता है बराबर वाला, a बराबर b, यानी a का मान ही तो होता है a का मान b के बराबर है, a का मान b के बराबर है। इसका मतलब ये है a का मान b के बराबर है। बराबर का मतलब यही तो होता है, यानी a b के बराबर है या a का मान b के बराबर है। इसका मतलब हुआ मेरे भाई ये। ठीक है, ये वाला भी हुआ, ये वाला भी हुआ, ये वाला भी हुआ। अब चौथा चलते हैं। चौथा कौन सा होता है, फोर्थ कौन सा होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आ जाओ जी फोर्थ के लिए, यहाँ जाओ। फोर्थ के अंदर क्या देखते हैं, a इज नॉट इक्वल टू b, a इज नॉट इक्वल, इज नॉट इक्वल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इज नॉट इक्वल, इज नॉट इक्वल, इज नॉट इक्वल।
इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी बराबर को मैंने क्या कर दिया, बराबर को मैंने काट दिया। उसका मतलब क्या हुआ, जब बराबर को मैंने काटा, तो इसका मतलब ये है कि ए का मान बी के बराबर नहीं है, ए का मान बी के बराबर नहीं है, बी के बराबर नहीं है, ठीक है, ए का मान बी के बराबर नहीं है। तो बड़ा हुआ, छोटा हुआ, बराबर हुआ और बराबर नहीं हुआ। चार तो आपके ये हुए। बात करते हैं अगला कौन सा होगा, लास्ट जो होगा उसके आपका जो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर है ना, उसके बारे में कल बात करेंगे हम। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसको रफ करता हूं। ये चारों पॉइंट आपके हुए, अच्छी तरीके से इनको करना है आपको, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है, उसका पता होना जरूरी है। अगर मैंने लिख दिया ये, इसका मतलब क्या है, अगर ये नीचे बराबर का निशान से दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए का मान बी से छोटा भी हो सकता है। यहां संभावना आ सकती है, यहां क्या आती है, संभावना, हो सकता है। जहां सकता है, शक्ति आती है, उसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी, संभावना, ठीक है। तो ए का मान देखो, अगर ये ना होता तो इसका मतलब क्या था, ए का मान बी से छोटा है या बी का मान ए से बड़ा है। अब इसके मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये आया, जब नीचे ये दे देता है कि बराबर भी हो सकता है, कि ए का मान बी से छोटा भी हो सकता है और ए का मान बी के बराबर भी हो सकता है। ए का मान बी से छोटा भी हो सकता है और ए का मान बी के बराबर भी हो सकता है। जैसे मैंने लिखाया है ना, आर की वैल्यू ये, तो आर का वैल्यू 0 से बड़ा भी हो सकता है और आर का वैल्यू 0 के बराबर भी हो सकता है। और इसका मतलब क्या है, आर की वैल्यू बी से क्या होगी, छोटी होगी। यही समझाना चाह रहा था मैं आपको कि इसका मतलब क्या होता है। अगर ये आ गया तो इसका मतलब भी तो वो है, ए का वैल्यू क्या होगी, बी से बड़ी भी हो सकती है और बी के बराबर भी हो सकती है। जब ये नीचे होती है ना, तो संभावना में आ जाता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से करने होते हैं आपको। तो ये जो आज कुछ साइन थे, मैंने उनके बारे में बात की है कि इस तरीके के साइन होते हैं, ये इनको पता होना जरूरी है। तो आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं और जो आगे टॉपिक होंगे वो अगली क्लास में लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे और बच्चे जो हाई स्कूल के हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों चाहे वो हिंदी मीडियम के हों, वो भी हमारी वीडियो से फ़ायदा उठा सके, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।